हेलो फ्रेंड्स, ट्रैवल एंड फूड में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ दीप्ति। आज है अंडमान या पोर्ट ब्लेयर में हमारा दूसरा दिन। तो आज हम बहुत एंजॉय करने वाले हैं। आज हम जाने वाले हैं रॉस आइलैंड और नॉर्थ बे, जिसे कोरल आइलैंड भी कहते हैं, और इसके अलावा हम बहुत सारी वाटर एक्टिविटीज़ भी करने वाले हैं। तो सुबह हम होटल से ब्रेकफास्ट वगैरह करके आ गए हैं। अभी ये पोर्ट ब्लेयर में राजीव गांधी वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, और यहाँ से नाव में हमें 15-20 मिनट लगेंगे रॉस आइलैंड तक पहुँचने के लिए। और यहाँ ऐसा भी है कि जो हम वाटर एक्टिविटीज़ आज दिन भर में हम करने वाले हैं अपनी पसंद के अनुसार, तो उसकी टिकट्स भी हमें यहीं लेनी पड़ती है। और हमारे पैकेज में जो वाटर एक्टिविटीज़ थे उन सब की टिकट इंक्लूड नहीं थी, तो इसलिए हमने यहाँ से वाटर एक्टिविटीज़ की टिकट्स ली और फिर थोड़ी देर हमें वेट करना पड़ा, और उसके बाद हमें नाव में सफ़र करके रॉस आइलैंड तक पहुँचना है। तो हम थोड़ी देर यहाँ बैठे और उसके बाद हम चलना शुरू किए। तो इस रास्ते से देखिए, आगे जो पॉइंट दिख रहा है ना, वहाँ से हमें नाव मिलेगी रॉस आइलैंड जाने के लिए। तो हमने जिनसे पैकेज लिया है ना अंडमान निकोबार घूमने के लिए, वो बिल्कुल टाइमली गाड़ी लेके आ जाते हैं, और फिर हमें जब यहाँ उतारे वो, तो उनका एक आदमी पहले से ही मौजूद था, तो वही हमें बताते गया कि हमें यहाँ कहाँ जाना है, क्या करना है, और दिन भर वो पूरे टाइम हमारे साथ में ही रहा। अगर आपको जानना है कि हमने किस ट्रैवल एजेंसी से बुकिंग की थी या पैकेज लिया था, तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं उसमें उनका नाम मेंशन कर दूंगी। और यहाँ पर देखिए, हम मोटर बोट में सवार हो गए हैं और रॉस आइलैंड जाने की हमारी यात्रा शुरू हो गई है। चारों ओर देखिए कितना गहरा समंदर है, और उसके बीच में हम स्पीड के साथ में मोटर बोट में सवार होकर जा रहे हैं रॉस आइलैंड की ओर। बहुत ही रोमांचकारी अनुभव है ये। चारों ओर पानी का कलर ना काला सा दिखाई दे रहा है, गहराई की वजह से शायद, और पहले इसको काला पानी बोला जाता था अंडमान निकोबार को, तो शायद उसकी वजह यही रही होगी। और हमारे बोट में देखिए इतने सारे लोग सवार थे, सब ने लाइफ जैकेट पहनी हुई है और सब एकदम मस्ती के मूड में हैं। रॉस आइलैंड जो है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह से केवल 3 किलोमीटर की दूरी में ही है, और अभी इसका ऑफिशियली जो नाम है वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के नाम पर दिया हुआ है। मतलब रॉस आइलैंड को अभी नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड के नाम से जाना जाता है। और ये जो दूर में सामने हमें दिखाई दे रहा है ना, वही है रॉस आइलैंड, हमें वहीं पहुंचना है। द्वितीय विश्व युद्ध और उसके बाद एक बहुत बड़े भूकंप के कारण ये जो रॉस आइलैंड है ये वीरान और खंडहर में बदल चुका है। लेकिन अंग्रेज़ों के शासनकाल में ये एक प्रशासनिक मुख्यालय हुआ करता था, और इसे पेरिस ऑफ द ईस्ट कहा जाता था। मतलब इस आइलैंड को इतने अच्छे से बसाया गया था। बोट से करीब 20 मिनट चलने के बाद में हम पहुंच गए हैं रॉस आइलैंड। और रॉस आइलैंड में जाने के बाद में देखिए, वहाँ से कुछ इस तरह का नज़ारा दिखाई देता है सामने की ओर। जैसे ही हम बोट से उतरते हैं और आगे जाते हैं, तो एक गेट जैसा बना हुआ है, और उससे अंदर जैसे ही जाते हैं तो हमें यहाँ ना बहुत सारे हिरण इस तरह से दिखाई देते हैं, और लोग इन्हें सहलाते भी हैं। ये बहुत फ्रेंडली हैं इंसानों के साथ में, मतलब इनको पता है कि इनसे हमें कोई नुकसान नहीं होने वाला है, तो ये भी बड़े आराम से एंजॉय करते रहते हैं। तो हमारे साथ के तो सारे लोगों ने इनको बहुत सहलाया, इनके पास गए, पर शुरू में मुझे थोड़ा सा डर ज़रूर लग रहा था। बाद में मैंने भी इन्हें छू कर देखा कि कैसा महसूस होता है। इनके इतने बड़े बड़े सींग हैं ना, तो थोड़ा सा डर भी लगता है कि ये थोड़ा भी घूम जाए ना तो हो सकता है हमें लग जाए।
तो रॉस आइलैंड को हम पैदल भी घूम सकते हैं, लेकिन हमें बहुत ज़्यादा चलना पड़ता, साथ में टाइम का भी थोड़ा लिमिटेशन था, तो इसलिए हमने बैटरी वाली गाड़ी ले ली जिसमें 6-7 लोग बैठ सकते हैं और जो ड्राइवर भैया है वो हमें यहाँ के बारे में बताते हुए भी चलते हैं। और यहाँ पर देखिए खूब सारी चेयर्स लगी हुई हैं, तो यहाँ पर शाम को साउंड एंड लाइट शो होता है, तो हम तो वो नहीं देखेंगे, उससे पहले ही हम निकल जाएंगे। तो चलिए थोड़ा सा सुन लेते हैं कि हमारे जो ड्राइवर भैया हैं वो क्या बोलते हैं। लेकिन उनकी गाड़ी की इतनी आवाज़ है ना, तो आपको बहुत ज़्यादा नॉइस महसूस होएगा। यहीं तक नीचे जो डैमेज हुआ है वो सुनामी के टाइम में हुआ है 2004 में। ऊपर तरफ जो भी डिस्ट्रॉय हुए हैं सब वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे हुए हैं। तो अभी जो ये लेफ्ट साइड जो रास्ता ऊपर जा रहा है ना, यहाँ पे ब्रिटिश सेक्रेटरी ऑफिस हुआ करता था, ये पूरा कंपाउंड उसी का ही था। बैटरी वाली गाड़ी की इतनी ज़्यादा आवाज़ थी और हम पीछे की ओर बैठे थे, तो ड्राइवर भैया की आवाज़ साफ सुनाई नहीं दे रही थी। तो मैं ही आपको बता देती हूँ कि मैंने आपको जैसे पहले ही बताया कि यहाँ अंग्रेज़ों के समय में ना प्रशासनिक मुख्यालय हुआ करता था। तो यहाँ पर जो अंग्रेज़ अफसर्स थे उनके बंगलो हुआ करते थे, जो कर्मचारी थे उनके घर, इसके अलावा हॉस्पिटल, बेकरी, चर्च, क्लब, ये सारी चीज़ें यहाँ पर उस वक्त थी जो अंग्रेज़ों के लिए बनाई गई थी। और अभी हम उन्हीं इमारतों की खंडहरों को देख रहे हैं जिन्हें पेड़ की जड़ों ने जकड़ लिया है अपने आप में। तो ये है तो थोड़ा भूतिया सा, लेकिन दिखने में अच्छा भी लग रहा था किसी लैंडस्केप की तरह से। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय और उसके बाद भूकंप आने की वजह से ये पहले ही ख़राब हो चुका था, और सुनामी आने के बाद में ये और ज़्यादा बर्बाद हो चुका है। और ये जो पेड़ वगैरह गिरे हुए हैं ना, ये सुनामी की वजह से ही है। तो दिन भर तो यहाँ टूरिस्टों का आना जाना रहता है, और ये जो गाड़ियाँ हैं बैटरी वाली ये भी चलती हैं। 1-2 छोटी शॉप भी है जहाँ जूस वगैरह मिलती है। तो ये सारा दिन भर चलता है, लेकिन शाम के बाद ना यहाँ कोई नहीं रहता है, सारे लोग यहाँ से छोड़ के अंडमान वगैरह चले जाते हैं। तो ये फिर से एक वीरान टापू में ही बदल जाता है। बैटरी वाली गाड़ी एक जगह पर हमें ड्रॉप करती है और वहाँ से हमें थोड़े दूर पैदल चलना है। और आगे देखिए एक छोटा सा लाइट हाउस जैसा दिखाई दे रहा है, तो हमें वहाँ जाना है। लेकिन बीच में बारिश शुरू हो गई, तो हमें थोड़ी सी दिक्कत भी हो रही है, तो हम थोड़ा रुक गए और उसके बाद फिर हम वहाँ गए। सारे लोग नहीं भी जाते हैं वहाँ, लेकिन हमें जाना है, तो इसलिए हम वेट कर रहे थे कि बारिश रुके फिर हम जाएं। और व्यू यहाँ का बहुत ही सुंदर है। इन सीढ़ियों से उतरते हुए जाना, समुंदर की लहरें, वो छोटा सा जो लाइट हाउस है, और साथ में ये नारियल के पेड़ बहुत ही खूबसूरत दृश्य बनाते हैं सब मिलकर। हमें बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ। और इन्हीं दृश्यों को देखने के लिए तो हम पता नहीं कितने दूर से सफ़र करके अलग अलग जगह पे जाते हैं देखने के लिए। और हाँ, एक चीज़ मैं आपसे और शेयर कर दूं कि हम चारों लोग ना 60+ हैं, यानी अपने लाइफ के सेकेंड इनिंग में हैं। और ऐसी प्लेसेस को देखने के लिए हम ट्रैवल करके जाते हैं दूर दूर। तो बारिश पूरी तरह से तो नहीं रुकी, लेकिन हमने उतरना शुरू कर दिया है वहाँ जाने के लिए। और समुंदर के बीच में देखिए इस तरह से लकड़ी का एक छोटा सा ब्रिज बना हुआ है। और चूंकि बारिश हो रही है इसलिए यहाँ तक ना कोई आ भी नहीं रहा है, केवल हम ही लोग पहुँचे हैं देखने के लिए। हालांकि हमारे पास छाता भी है, लेकिन छाता लेकर ना हवा में चलना बहुत मुश्किल हो रहा है, इसलिए हमने छाता बंद करके अपने पास रख लिया है और ऐसे ही गए। और इस चक्कर में थोड़ा सा भीग भी गए हैं हम, लेकिन चलता है।
यहाँ से देखिए पूरा आगे तक ना केवल पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। बारिश और बादल की वजह से सामने के जो आइलैंड है ना वो दिखाई भी नहीं दे रहे हैं। बारिश की वजह से हम ऑलरेडी थोड़ा लेट हो गए हैं। इसके बाद हमें पैदल जाना है और उसके बाद बैटरी वाली गाड़ी में बैठकर फिर जहाँ से बोट चलती है वहाँ तक जाना है। तो चलिए यहाँ से चलते हैं और फिर बोट में सवार होकर हमें जाना है अब आज नॉर्थ बे आइलैंड। नॉर्थ बे आइलैंड जिसे कोरल आइलैंड भी कहा जाता है, जहाँ पर हम कोरल देखेंगे और बहुत अलग अलग तरह के समुद्री मछली और जीव जंतु वो सारी चीज़ें देखेंगे। इसके अलावा वहाँ बहुत सारी वाटर एक्टिविटीज़ भी होती है, तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ देखेंगे। और उसके अलावा एक टिकट हमने ली थी इस बोट के लिए। इस बोट में देखिए हम चारों ओर बैठते हैं और बीच में ना ग्लास लगा हुआ है और बोट चलती रहती है और इस ग्लास में से ना हमें ढेरों कोरल फिश, जेली फिश, स्टार फिश ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। यहाँ कोरल और फिशेस देखने के लिए अलग अलग तरह से बहुत सारी बोट चलती हैं और बोट के साथ में ना एक गाइड भी रहते हैं जो हमें बताते हुए चलते हैं कि हम क्या देख रहे हैं, क्या दिखाई दे रहा है। क्योंकि जब हम देखते हैं ना हमें समझ में नहीं आता, जब वो बताते हैं तब हमें वो दिखाई पड़ती चीज़ें। ये देखिए छोटी छोटी जो मछलियां हैं वो कोरल के ऊपर में तैरती हुई दिखाई दे रही है। और ये जो कोरल है ना ये लाइव कोरल है, मतलब जिंदा कोरल है और ये साल दर साल बढ़ती रहती हैं। तो इसलिए यहाँ पर मतलब चलना, इनको पैर लगाना ये सब मना है। और ये जो बोट है ये भी उनको बचाते हुए ही चलती है, ऐसा जो गाइड भैया थे वो बता रहे थे। तो कोरल वगैरह देखने के बाद में ना वो हमें बोलते हैं कि आप बोट से बाहर आके बैठो और बहुत अच्छा सा म्यूज़िक चला देते हैं और फिर वहाँ फ़ोटो शूट वगैरह करने बोलते हैं, डांस करने बोलते हैं। तो बहुत मज़ा आता है ये सब करने में और लोग बहुत मस्त होके डांस भी करते हैं। हमने भी बहुत मस्ती के साथ में डांस वगैरह किया, फ़ोटो शूट किया, वीडियो लिए। और उसके बाद हम नॉर्थ बे के इस हिस्से में आकर बैठ गए हैं। यहाँ पर दूसरे साइड में सारी वाटर एक्टिविटीज़ होती है, तो चूँकि हम वाटर एक्टिविटीज़ नहीं किए थे इसलिए हम दूसरे साइड में आए। यहाँ पर हम बैठे, समुंदर को एंजॉय किया, यहाँ के व्यू को एंजॉय किया। और इसके बाद हम जाएंगे, यहाँ पर लाइट हाउस है तो वहाँ अभी हमें जाना है। तो समुंदर के किनारे किनारे हमने चलना शुरू किया है और यहाँ पर देखिए बोर्ड लगा है कि यहाँ पर लाइट हाउस है। लाइट हाउस के लिए बहुत मिनिमम अमाउंट में एक टिकट लेना पड़ता है और इसका टाइमिंग भी यहाँ पर लिखा हुआ है। लाइट हाउस तक जाने का रास्ता भी ना बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ से बहुत सुंदर व्यू दिखाई देता है। तो हम बीच बीच में रुके भी, कई जगह फ़ोटो शूट किए और फिर धीरे धीरे हम आगे बढ़ते रहे। बहुत ही सुंदर है अंडमान। अगर आप पाते हैं ना तो एक बार आके ज़रूर घूम के जाइए, आपको निराशा नहीं होगी, बहुत अच्छा लगेगा। लाइट हाउस थोड़ी ऊंचाई में बना है तो इसलिए अभी हम ऊंचाई पे चढ़ना शुरू किए हैं और चारों तरफ देखिए इतनी ज़्यादा ग्रीनरी है और इतने पुराने पेड़ हैं, ये देखकर मज़ा ही आ गया। जंगल जैसा है ये जगह, लेकिन रास्ता बहुत अच्छा है, साफ़ सुथरा है, चलने में कोई दिक्कत भी नहीं हो रही है हमें।
और अभी जिस लाइट हाउस को हम देखने के लिए जा रहे हैं ना, वो हमारे देश के पुराने जो 20 के नोट है ना, उसमें यही वाला लाइट हाउस छपा हुआ है। और ये करीब करीब हम पहुंच गए हैं लाइट हाउस में। यहीं से हमें टिकट लेना होता है और ये लाइट हाउस दिखाई दे रहा है और फिर हम टिकट लेकर इसमें चढ़ना शुरू करते। तो घुमावदार सीढ़ियाँ हैं इस तरह लोहे की बनी हुई, और बाहर से देखने पे ये ज़रूर एक पाइप सा दिखाई देता है, लेकिन अंदर ये काफ़ी स्पेशियस होता है। आप देखिए इतनी बड़ी बड़ी सीढ़ियाँ ना यहाँ घुमावदार होके चलती हैं, तो उनके लिए जगह बनी होती है। और करीब 150 से 200 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद जब हम ऊपर पहुँचते हैं तो वहाँ के नज़ारे का तो क्या ही कहना। चारों ओर समुंदर ही समुंदर और उनके बीच में ये छोटे छोटे से आइलैंड बहुत ही सुंदर दृश्य बनाते हैं। साथ में शाम का समय है तो इसलिए और भी अच्छा लग रहा है, और इसके साथ ऊपर ना बहुत अच्छी हवा चलती है। और नीचे जो ये नारियल के पेड़ इतने छोटे छोटे से दिखाई दे रहे हैं ना, इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस लाइट हाउस की कितनी ज़्यादा हाइट है। इसे चढ़ते चढ़ते हमारी हालत भी थोड़ी सी ख़राब हो गई है, लेकिन ऊपर आके ना बहुत ही अच्छा लग रहा है। और साथ में देखिए ये लाइट हाउस का लाइट है, तो यहाँ इस तरह से शीशे लगे होते हैं और जब लाइट यहाँ जलाई जाती हैं तो इन शीशों से रिफ्लेक्ट होके ना ये दूर दूर तक दिखाई देती हैं। और लाइट हाउस देखने का हमारा ये पहला एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा। तो अब है नीचे उतरने की बारी। धीरे धीरे नीचे उतरते हैं और इसके बाद अभी हम सीढ़ियाँ उतर के नीचे आ गए हैं। अभी हम बढ़ रहे हैं अपने बोट की ओर, जहाँ से हमें वापस अंडमान जाना है पोर्ट ब्लेयर में अपने होटल में। तो अभी हम फिर से बोट में सवार हो गए हैं पोर्ट ब्लेयर जाने के लिए। और जैसे ही हम किनारे की ओर पहुंचने लगते हैं तो देखिए यहाँ पर बहुत सारी वाटर एक्टिविटीज़ भी हो रही हैं। और ये जो वाटर स्कूटर जैसा है ना, तो ये बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है यहाँ से। बाद में हमने भी हालांकि इसकी सवारी की थी और बहुत ही अच्छा लगा था। इसके बाद हमें लगा कि हम सीधे होटल ही जाने वाले हैं, लेकिन जब हम गाड़ी में जाकर बैठे तो ड्राइवर जो थे उन्होंने हमें बताया कि आज हम कॉर्बिन कोव बीच देख लेते हैं, जो कल छूटा हुआ था हमारा। तो उसके बाद हम ये कॉर्बिन कोव बीच में आ गए हैं। यहाँ पर हमने शाम का कुछ समय बिताया, नारियल पानी पिया। और हाँ, जब आप अंडमान जाएंगे ना तो नारियल पानी तो आप रोज़ ही पिया कीजिए, क्योंकि यहाँ का नारियल जो है ना बहुत ही टेस्टी और बहुत ज़्यादा उसमें पानी रहता है, तो मज़ा ही आ जाता है उसको पीने में। और अंडमान का ये दूसरा दिन हमारा इसी तरह से बीता। मिलती हूँ तीसरे दिन के वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।